कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। कैसे पढ़ोगे इंजीनियरिंग? वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे। पढ़ाइए ऐसे कि पढ़ने में मजा आए, कामयाबी छक मार के पीछे आएगी। आइए चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीके स्टडी पॉइंट। वीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं बिरचंद कुमार एक बार फिर टॉपिक वाइज सीरीज लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता रहा था। दोस्तों हमने पढ़ा रहा था रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में से मैंने आपको बता दिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बता रहा था, जिसमें से हमने 9 प्रकार बता दिया और ये 10वां प्रकार मैं आपको बता रहा था। जिसमें क्या दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हमारे साथ आप बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेक्स्ट पॉइंट हमारा अवकारक या फिर उपचयन, जिसको हम क्या कहते हैं, तो हम रिडक्शन क्या कहते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया क्या कहते हैं, रिडक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन हटता है, क्या होता है, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। तो उसमें क्या कहते हैं, उसको हम अवकरण कहते हैं। और हमारा अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों एक ही साथ होता है। ये भी मैंने आपको ऑक्सीकरण और उपचयन में बताया था। तो ऑक्सीकरण में क्या बताया था, तो ऑक्सीकरण में बताया था कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुटना एवं हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। लेकिन अवकरण में क्या होता है, तो अवकरण में ऑक्सीकरण का ठीक अपोजिट होता है। अवकरण में होता है हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का हटना। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल बनाया, जिसमें O2 का अवकरण हुआ। इसके 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ तो दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर के अम्ल बना, HCl हमारा अम्ल बना, जिसमें क्लोरीन का अवकरण हुआ, ठीक है। हमारा तीसरा एग्जाम्पल देखो। तीसरा एग्जाम्पल में क्या करा है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलकर के हमारा क्या बना, कॉपर प्लस जल बनाया, जिसमें हमारा कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हुआ। तो दोस्तों मैंने एक बात और आपको बताया था कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों प्रक्रियाएँ कैसी होती है, तो दोनों प्रक्रियाएँ साथ साथ होती है। अकेले न तो ऑक्सीकरण होता है और न अवकरण, ये दोनों प्रक्रिया सदैव साथ साथ होती है। और इस प्रकार को हम ये उदाहरण से समझ सकते हैं कि इसमें हमारा ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हुआ है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। हाँ तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा ऑक्सीकरण पदार्थ। क्या होगा हमारा ऑक्सीकरण पदार्थ। ऑक्सीकरण पदार्थ होता क्या है, तो हम ऑक्सीकरण पदार्थ की बात करते हुए वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देते हैं और हाइड्रोजन का पृथक्करण कर देते हैं, मतलब पृथक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। तो हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि किस प्रकार होता है। अभी मैंने इसका डिफिनेशन दिया और इसका डिफिनेशन इसको एक बार फिर बता देते हैं कि वह पदार्थ क्या कहेंगे, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए, किसके लिए, तो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देते हैं और हाइड्रोजन का पृथक्करण करते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल भी। हाँ तो दोस्तों हमारा ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवकारक पदार्थ। अब अवकारक पदार्थ क्या होता है, तो अवकारक पदार्थ यानी रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अवकारक पदार्थ कहते हैं। तो सिंपली हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि ऑक्सीकारक पदार्थ होता क्या है, ठीक है। तो हमारे ये रहा अवकारक पदार्थ। तो रिड्यूसिंग एजेंट जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, अवकारक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकारक। तो हम इसके कुछ एग्जांपल देख लें। तो हमारा एग्जांपल देखिए, हमारा एग्जांपल ये रहा। जैसे हमारा एग्जांपल H2 प्लस O2, ठीक है। H2 प्लस O2 मिलकर H2 हमारा जल बना है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। और रिडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो ऑक्सीकरण और अवकरण। तो हम रिडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों एक साथ होती है, उसे रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ये अवकारक पदार्थ, ठीक है। अवकारक पदार्थ क्या है, तो अवकारक पदार्थ के बारे में मैंने एग्जांपल भी दे दिया, देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होता है, इसमें H2 का ऑक्सीकरण होता है और H2 का अवकारक पदार्थ, ठीक है। H2 का ऑक्सीकरण होता है और ये H2 अवकारक पदार्थ है। अब ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीकरण में क्या होता है, O2 का जोड़ना और H2 को हटाना, अवकारक O2 का हटाना और H2 को जोड़ना, यही तो होता है हमारा। और रिडॉक्स अभिक्रिया में दोनों होता है, अवकरण और ऑक्सीकरण। तो देखते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा दहन। क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा दहन। अब दहन किसको कहते हैं, तो दहन वह पदार्थ, क्या कहेंगे, वह पदार्थ
जिसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर उसमें और प्रकाश उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे दहन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देख ले तो देख, पहले इसका डिफिनेशन अच्छे से देख लेते हैं। क्या कहते हैं, वह पदार्थ जिसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर उसमें और प्रकाश उत्पन्न होते हैं उससे क्या कहते हैं, तो उसे दहन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड और उसमें उत्पन्न होता है, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा प्लस प्रकाश उत्पन्न होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार होता है। हाँ तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार मैग्नीशियम के फीते को जब हवा में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और उष्मा उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा और प्रकाश भी उत्पन्न होता है। और अब दहन की शर्तें क्या होती है, तो दहन की शर्तें देख लेते हैं। निम्नलिखित हो जाएगी कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, अगर दहन की शर्तें की बात करें तो इसमें हम लिखेंगे दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना अनिवार्य जरूरी है, दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति जरूरी है, और ज्वलन ताप की उपस्थिति या फिर प्राप्ति भी जरूरी है, तभी हमारा दहन हो सकता है, अन्यथा हमारा दहन नहीं हो सकता। अब हमारा ज्वलन ताप क्या होता है, तो ज्वलन ताप की बात करें तो हम बता सकते हैं कि जिस न्यूनतम ताप, आप मान लीजिए कि कोई भी चीज़ आप जला रहे हैं, ठीक है, और जिस न्यूनतम ताप पर, मतलब वह कम से कम ताप जिस पर वह पदार्थ जलना शुरू करता है, ठीक है, उस ताप को क्या कहते हैं, तो उस ताप को हम क्या कहते हैं, उस ताप को हम कहते हैं ज्वलन ताप। तो इसके सिंपली हम डेफिनेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ये ज्वलन ताप का भी डिफिनेशन हो गया, ठीक है। तो इसको देख लीजिए अच्छे से कि ज्वलन ताप किस प्रकार होता है। तो हम कहेंगे कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उस ताप को क्या कहते हैं, तो उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कुछ हमने ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। इस चैप्टर में से हमारे बस इतना ही टॉपिक बनने वाले थे, मतलब इतना ही कॉन्सेप्ट था, इतना ही हमारा मेन पॉइंट था, ठीक है। तो दोस्तों हम कुछ रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में आपको बता देते हैं कि रिडॉक्स अभिक्रिया होता क्या है और ये किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम आपको रिडॉक्स अभिक्रिया के कुछ उदाहरण दे रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो हम लिखेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। रिडॉक्स अभिक्रिया की बात करें तो हमारा देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके क्या बनाता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है ना। इसको भी हम क्या कहते हैं, तो इसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड और प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन मिल करके हमारा क्या बनाता है, देखिए हमारा कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन जिंक और ऑक्साइड मिलकर क्या बनेगा, तो ये हमारा बनेगा जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड, क्या बनेगा, कार्बन ऑक्साइड, ठीक है। अगर थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl अम्ल, ठीक है, HCl अम्ल, ये मिलकर के हमारा क्या बनाएगा, ये हमारा बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल बनाएगा, क्या बनाएगा, जल बनाएगा, ठीक है। आप कहिएगा कि यहाँ पर 2 क्यों लिखे, तो हम समीकरण को संतुलित करने के लिए एक ही बार लिख दिए, ठीक। और नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लें तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ, तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनाएगा, क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस जल। ये हमारा रिडॉक्स अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हो गया और हमारा इसी में से एक ना एक एग्जाम्पल पूछ लेगा। तो दोस्तों रिडॉक्स अभिक्रिया के लिए था है। अब बात करते हैं कुछ और, तो अब आपसे कुछ क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है। तो आपसे अब कुछ क्वेश्चन हो जाए, जैसे हम आपको कहेंगे कि समीकरण को संतुलित करें, क्या करें, समीकरण को संतुलित करें। तो हम कुछ आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है, आपको उसे संतुलित करना है, ठीक है, संतुलित करें। जैसे देखिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस HNO3, ठीक है। अब इसको संतुलित करना है तो ये हमारा क्या बनाएगा, ये हमारा बनाएगा कैल्शियम नाइट्रेट, क्या बनता है, कैल्शियम नाइट्रेट का होल ट्वाइस प्लस जल बनाएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा समीकरण संतुलित समीकरण नहीं है, देखिए हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर 1
और यहाँ पर 2 ही है। तो इसको हमको संतुलित करना है। तो इसको हमको संतुलित करने के लिए आपको बताए थे, आपको नियम बताए थे कि पहले हमको देखना है कि दोनों तरफ किस प्रकार। तो इसको हम संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, तो हम सिंपली इसको करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, ठीक है। तो हमारा हाइड्रोजन टोटल कितना है, हमारा पर 2 और यहाँ 2 और 1 3, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, यानी 3 दूना 6 हुआ। 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ कितना हो गया, 3 दूना 6, 1 7 ऑक्सीजन यहाँ, और यहाँ कितना है, तो यहाँ 3 और 2 5, ठीक है। तो 5 है, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो हमारा 6 और 2 8 हो गया, हमारा कितना हो जाएगा इधर 2 3 6 और यहाँ पर 2 कर दे, तो ये भी हमारा ऑक्सीजन 8 हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2 और यहाँ हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया। कैल्शियम 1 तो कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2 तो नाइट्रोजन 2। चलिए हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा Al, ठीक है, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड से हमारा क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, और प्लस कॉपर बनेगा। तो अब इसको संतुलित करना है हमको। तो इसको किस प्रकार संतुलित करेंगे, तो पहले हम इसको गिनती करेंगे। यहाँ पर कॉपर कितना है, 1 है, यहाँ भी कॉपर 1 है, यहाँ क्लोरीन कितना है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है, 1 और यहाँ पर ये भी 1, ठीक है। तो हम सिंपली इसको देखेंगे, परमाणु पहले देख लिए। तो अब हम बराबर करने के लिए गुना करेंगे, ठीक है। हमारा यहाँ कॉपर 1 और यहाँ कॉपर कितना है, 1, यहाँ क्लोरीन 3 है, तो हम इसको भी क्लोरीन को 3 बनाएंगे। अब क्लोरीन बनाते हैं, हमारा कॉपर 3 हो गया, तो अब इसको हम यहाँ 3 बनाएंगे, ठीक है। सॉरी हम इसको नीचे बता देते, ठीक है। ये तो हमारा असंतुलित समीकरण। संतुलित कैसे प्रकार होगा था, Al प्लस CuCl और ये Al एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो हम इसको यहाँ पर संतुलित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संतुलित करेंगे, हमारा क्लोरीन 3 है तो क्लोरीन को 3 बनाएंगे, तो हमारा कॉपर भी 3 हो गया, तो हम कॉपर को भी 3 बनाएंगे, ठीक है, कॉपर को भी 3 बनाएंगे। अब देखिए तो अब हमारा कुछ बच रहा है, हाँ हमारा हो गया क्लोरीन 3 हो गया, ठीक है, क्लोरीन 3 हो गया और यहाँ कॉपर भी 3 हो गया, हमारा कॉपर भी 3 हो गया। हाँ तो दोस्तों आज के लिए इतना है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हमारा लेसन 2 स्टार्ट होगा। लेसन 2 में क्या है, तो हमारे लेसन 2 में है अम्ल तथा भस्म। क्या है, अम्ल तथा भस्म तथा लवण। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट यानी लेसन को लेकर के। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय।